हेलो डियर फ्रेंड्स। अभी डिस्कस करने वाले हैं हम पार्ट 3। कुछ टेक्निकल मिस्टेक से नहीं हो पाया था, तो हम पार्ट 3 में डिस्कस करते हैं। तो हम एक ही बात बताते हैं कि क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करो, अच्छे से पढ़ो, रीड करो, ठीक है, देन उसको आंसर करो। तो जैसा कि इसमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिजल्ट इन प्रेजेंस ऑफ यूरिन दैट स्मेल लाइक एसीटोन। ठीक है, हिंदी में हम रीड करते हैं कि निम्न में से किस स्थिति में परिणाम स्वरूप एसीटोन जैसी गंध आने वाली मूत्र की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो इसमें समझने वाली बातें है कि नेफ्राइटिस तो उसमें आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो स्थिति पूछ रहा है। ठीक है, कौन सी स्थिति, जैसे एसीटोन जैसी गंध वाले, तो उसमें गंध की बात हो रही है। ठीक, तो नेफ्राइटिस में तो गंध आने वाली है नहीं। ठीक है, कन्फ्यूज़न हो सकते हैं पुराने स्थायी नमूने या मधुमेह मेलाइटस या अनकंट्रोल डायबिटीज़। तो जैसे कि अपन डॉक्टर भी बोलते हैं कि जो अनकंट्रोल डायबिटिक पेशेंट होते हैं या डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उन डायबिटिक पेशेंट में हम ऐसा सपोज करते हैं कि दुर्गंध आती है। ठीक है, तो डायबिटिक जो पेशेंट होता है उसमें दुर्गंध आती है, किसमें, डायबिटिक पेशेंट में। लेकिन जिनका अनकंट्रोल डायबिटीज़ होता है उनमें क्या होता है, वो एसीटोन जैसी स्मेल, दुर्गंध हमें, ठीक है, दुर्गंध उससे आती है। ठीक है, अगर और नॉर्मली अगर डायबिटीज़ की बात होती है तो क्या है, ऐसे दुर्गंध आती है, लेकिन जो अनकंट्रोल है, ठीक है, अनकंट्रोल हो ही नहीं पा रहा है, उस कंडीशन में एसीटोन लाइक उसमें दुर्गंध स्मेल आती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ध्यान देना है। देखो नेफ्राइटिस क्यों नहीं आएगा, वो स्थिति कंडीशन पूछा है, तो नेफ्राइटिस क्या कंडीशन है, उसमें कई ऐसे दुर्गंध जैसी बातें नहीं है। हाँ, पुराने ये कन्फ्यूजन टाइप के ओल्ड स्टैंडिंग सैंपल इसमें से कुछ आ सकता है। ठीक है, लेकिन हम जो एसीटोन का जो मेन है वो डायबिटीज़ मेलाइटस, वो भी अनकंट्रोल में। ठीक है, हालांकि डायबिटीज़ में भी आएगी लेकिन उसमें दुर्गंध आएगी, उसमें हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि एसीटोन वाला है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो, अगर नेक्स्ट टाइम में अगर इस तरीके से ओनली डायबिटीज़ दिया है तो उसमें दुर्गंध आएगी, टेस्ट दे दिया तो हमें डायबिटीज़ मेलाइटस लगाने हैं। ठीक है, तो अच्छे से थोड़ा रीड कर लो तो समझ में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखो क्वेश्चन बहुत इजी दिया गया है। ये इसमें क्या पूछ लिया, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसी इन यूरिन। जैसे हम ब्लड में तो सब लोग सभी जानते हो नॉर्मल रेंज मेल फीमेल में कितनी होती है, लेकिन इसमें यूरिन का पूछ लिया। तो यूरिन में भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसका जो नॉर्मल रेंज बुकों में अभी तक देखने को मिलता है उसमें 3 से 5 आरबीसी, तो उसमें मोलिक्यूल्स दिखते ही है यूरिन में, नॉर्मली है। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया है कि अगर प्रीवियस का क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि अगर उसमें ज़्यादा आरबीसी दिख रही है तो कौन सा कलर देगा। ठीक है, रेड कलर तो देगा, लेकिन किस तरीका सा का, तो जो विदाउट मिल्क जो होती है, ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे ब्लैक टी, ब्लैक टी का जो कलर होता है उस टाइप का कलर हमें देखने को मिलता है किस कंडीशन में, अगर ज़्यादा मात्रा में आरबीसी दिख रही है। तो आरबीसी का नॉर्मल रेंज बुकों में मेंशन हुआ रहता है, क्योंकि हमें नॉर्मल रेंज में याद करना होता है, तो आप नॉर्मल रेंज याद कर ले, 3 से 5 रहता है। अप्रोक्सी इसका 7 तक जाता है, लेकिन 10 से ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, अगर 10 प्लस में अगर ऊपर जाते हैं तो हम उसमें क्या बोलेंगे, वो अब नॉर्मलिटी यूरिन में बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसमें तो बहुत हाई मात्रा दी दे रही है इसमें, 14 ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है इसमें, अप टू 4, 4 से ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 7। ठीक, तो अप्रोक्सी हम लोग 4 लिखते हैं, तो इस बात की ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टूल रिक्वायरमेंट फॉर द टेस्ट। तो हम एक बार और डबल से कहना चाहते हैं इस लेक्चर के माध्यम से, ठीक है, कि आप चाहे वो ब्लड हो, स्टूल हो, यूरिन हो, सीएसएफ हो, और जितने भी स्पेसिमेन है, ठीक है, असाइटिक फ्लूइड हो, तो आप एक चार्ट ज़रूर बना ले, और चार्ट में उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और उसकी टाइमिंग प्लस स्टोरेज टाइमिंग, ठीक, ये 3-4 बातें आपको नोटिस कर ही लो। ठीक है, क्योंकि बहुत ही हर हर एग्ज़ाम में पूछा जाना है, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी आपको आने के थोड़े चांसेस हैं। ठीक है, आते ही इस क्वेश्चन तो, ठीक है, क्लिनिकल से तो क्वेश्चन बनते ही हैं कि स्टूल को कितने समय के लिए रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आता है तो कितना अमाउंट, तो अमाउंट के ऊपर से तो यहाँ पूछ लिया है। तो आपको अलग अलग, जैसे नेट पर सर्च करोगे तो उसमें क्या, हाफ कंटेनर भी आपको देखने को मिलेगा,
वन स्पून, ठीक है, लाइक स्पून इतना सैंपल, तो एक स्पून में कितना आएगा हम दिमाग लगा सकते हैं। अगर हमको ग्राम में नहीं पता है और आधा कंटेनर और ऐसा एक स्पून का की बात करें तो उसमें एक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें 2 से मतलब 5 ग्राम से तो कम ही स्टूल रहेगा, ठीक है। और कल्चर मीडिया की जो रेंज रहती है वो 3 से 5 ग्राम तक की रहती है। जो स्टूल का कल्चर लगाते हैं ना उसके लिए 3 से 5 ग्राम रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या पूरे टोटल टेस्ट के लिए पूछा जाएगा, तो टेस्ट के लिए कम से कम बोला है, ठीक है। कम से कम कितने मल की आवश्यकता होगी, तो 2 से 5 ग्राम मल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसका टाइमिंग भी पूछ ले कि जैसे हम लेब में स्टूल का सैंपल आते हैं तो उसको ज़्यादा देर तक नहीं रखते, ऐसे ही वो दुर्गंधित होते हैं, तो कम से कम आधे घंटे के हाफ आवर्स में उसको कंप्लीट कर लेना होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो आप CSA ब्लड यूरिन सारे चीज़ों की लिस्ट बना के ज़रूर पढ़ ले क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को देख ले। तो इसका जो राइट आंसर 2 to 5 ग्राम्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ सून आफ्टर अ स्टूल सैंपल इज़ कलेक्टेड शुड बी एग्जामिनेड। मल का नमूना लेने के लिए कितने समय बाद उसकी जांच, देखो इसमें पूछ ही लिया, जो मैं ऊपर डिस्कस कर ही रहा था उसी का पूछ ही लिया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यूरिन सैंपल हो, ब्लड सैंपल हो, CSF सैंपल हो, ठीक है, और जो भी सैंपल असाइटिक फ्लूइड हो, जो भी सैंपल है उसका टाइमिंग क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव और प्लस उसका स्टोरेज पॉइंट, ठीक है, कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे इसको स्टोरेज करते हैं। तो ऑलमोस्ट जो ब्लड का रहता है वो 44 डिग्री, ठीक है, 2 to 4 से 8 तक हम लोग करते हैं, लेकिन मोस्टली 2 to 4 तक उसका स्टोरेज पॉइंट होता है। तो सभी का आप पढ़े, ज़रूर पढ़े और मेंशन कर ले, लिस्ट बना ले। तो मल का नमूना लेने के लिए कितने समय बाद उसकी जांच कर लेनी चाहिए, ये नमूना लेने के बाद बोल रहा है। जैसे कलेक्ट लेब में आ गया, हमने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद की टाइमिंग बता रहा है उसमें, ठीक है। तो वो कितना टाइमिंग होना चाहिए हमारा, अप्रोक्सी मैंने हम बताया कि हाफ आवर्स। तो इसमें 30 मिनट तक हम 30 मिनट के अंदर अंदर इसको परफॉर्म कर लेना चाहिए। देखो ये पॉइंट भी दिया गया है, मिनट भी उसका बहुत ही नियर बाय दे रखी है, ठीक है, 20, 30, 15, ठीक है, और 50। तो उसका जो राइट आंसर हमारा रहेगा 30 मिनट्स, आधे घंटे के अंदर इसको परफॉर्म कर लेना चाहिए। बस हमें समझना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो समझने की ज़रूरत नहीं है, जो समझने वाले होंगे वो हम बताएंगे कि किस तरीके से समझे। प्रीवियस जो पार्ट 2 और पार्ट 1 में उसमें भी हमने एक्सप्लेन करके बताया है, ठीक है। तो ध्यान दे किस तरीके से क्वेश्चन को समझे। देखो ये समझने वाला क्वेश्चन आ गया इसमें, व्हाट डू वी मीन बाय सीमेन एनालिसिस। हम सीमेन एनालिसिस क्यों विश्लेषण क्यों करते हैं, ठीक है। सीमेन का वीर्य का विश्लेषण हम किस अभिपार्य के लिए करते हैं। तो हम बता दें कि सीमेन का एनालिसिस मोस्टली इनफर्टिलिटी के लिए करते हैं, ठीक है। नोट कर ले किसके लिए करते हैं, इनफर्टिलिटी। तो सीमेंस के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, अगर सीमेन में बन ही नहीं रहा है, ठीक है, सीमेन में अगर अपसेंट है, ठीक है, तो एजोस्पर्मिया बोलते हैं। अपसेंट अगर सीमेंट में अगर क्या होगा, स्पर्म अगर अपसेंट है तो एजोस्पर्मिया बोलते हैं, ठीक है। अगर सीमेंट में, ठीक है, सीमेंट में बन ही नहीं रहा है वो, ठीक है, उसका फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, इजोकुलेटेड नहीं हो रहा है, तो उसको अस्पर्मा बोलते हैं, ठीक है। अगर इजोकुलेशन नहीं हो रहा है तो अस्पर्मा बोलते हैं, और अपसेंट है तो क्या बोलते हैं, स्पर्मिया, ठीक है, एजोस्पर्मिया सभी, ठीक है। तो इस तरीके के पॉइंट नोट ज़रूर कर ले क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं। इसका लिक्विफिकेशन टाइम कितना होता है, तो 20 मिनट्स इसका लिक्विफिकेशन टाइम रहता है, ठीक है, ताकि ये 20 मिनट में ये क्या हो जाता है, ये पूरा लिक्विफाई हो जाता है। थोड़ा एक तो ये सेमी सॉलिड टाइप का होता है, ठीक है, मिल्की कलर का होता है, लेकिन ये 20 मिनट्स के बाद में ये क्या हो जाता है, पूरा लिक्विफाई हो जाता है। तो इस तरीके भी से भी क्वेश्चन बन सकते, तो आप नोट ज़रूर करके रखें। इसमें क्या पूछा गया है, देखो घुमावदार पूछा गया थोड़ा बहुत, लेकिन हमें हमारे नियम कानून कायदे पे अड़े रहो, जो हमने पढ़ा वो उसके ऊपर अड़े रहो कि वीर्य का विश्लेषण किया जाता है किस पर्पज़ पे कर लेते हैं, इनफर्टिलिटी के लिए। लेकिन इसमें ऑप्शन में क्या दिया गया है कि अ रियरली यूज्ड इनफर्टिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो अब इसमें हिंदी हम देखते हैं तो शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाने वाला बांझपन परीक्षण, तो ये तो गलत हो गया है, ठीक। नेक्स्ट लिस्ट में क्या बोला गया है कि नियमित प्रजनन परीक्षण के लिए, रूटीन इनफर्टिलिटी टेस्ट के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी गई है उसमें। तो हम इनफर्टिलिटी के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, इनफर्टिलिटी के लिए, ठीक है।
एक नियमित प्रजनन परीक्षण के लिए क्या रूटीन फर्टिलिटी के लिए नहीं करते। तो इसका आंसर सी आने वाला है, क्योंकि किसके लिए करते, मैंने बता ही दिया था कि इन फर्टिलिटी के लिए, ठीक है, नियमित बांझपन परीक्षण के लिए, ठीक है, जो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, जो लेडीज़ कंज्यूम नहीं कर पाती है, तो हम उनकी दोनों के इनफर्टिलिटी टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी वे उसमें तो इनफर्टिलाइज करवाते हैं, ठीक है, तो ध्यान दें, ठीक है। तो इसका शुक्राणु की गहन जांच, मतलब शुक्राणु की गहन जांच का इसके क्या मतलब, अधिकतर स्पर्म को देखकर ये लोग लगाते हैं, लेकिन इसकी गहन जांच का मतलब होता है कि वो टू हेड्स के तो नहीं है, तो उसकी एबनॉर्मिटी है साइज शेप देखने के लिए की जाती है, लेकिन उसके लिए नहीं की जाती, हम लोग मोस्टली उसका इनफर्टिलिटी टेस्ट के लिए करते हैं, ठीक है। और ना कि शुक्राणु की गहन जांच, मतलब थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ स्पर्म, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका मतलब होता है उसके पूरे साइज शेप, स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, हेड कैसा होता है, टेल कितना लंबा, ये उसकी एग्जामिनेशन स्पर्म जांच कहलाती है, ठीक है। तो इस पर्पज़ के लिए नहीं करते, तो उसमें इनफर्टिलिटी के लिए करते मेनली यूरिन एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस फॉर द प्रिजर्वेटिव टेस्ट ऑफ द विडाल टेस्ट, ठीक है। विडाल टेस्ट के बारे में कि निश्चित में से कौन सा विडाल टेस्ट के लिए अनुमानित परीक्षण का आधार है, कि विडाल टेस्ट कैसे लगाते हैं। सिंपल पूछ लिया, देखो विडाल टेस्ट की अगर सिंपल टेक्निक मेथड पूछता है तो हम उसको आसानी से कर देते, लेकिन इसमें थोड़ा घुमाने की कोशिश किया गया। तो सेमी क्वांटिटेटिव, तो सेमी क्वांटिटेटिव तो नहीं करते हम लोग, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन देख लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। विडाल टेस्ट लगाते हैं ना उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन कुछ बच्चे इसमें ओ एंड एच एंटीजन लगा के आ जाते हैं, ठीक है, और एच एंटीजन इसमें हम लोग डिटेक्शन करते हैं इसमें, ठीक है। वो अलग हम लोग अलग टेस्ट हो जाता है, लेकिन अब इसको क्या विडाल टेस्ट हम लोग स्लाइड परफॉर्मिंग करते हैं, तो डायरेक्ट एग्लूटिनेशन मेथड के थ्रू हम लोग कर लेते हैं, तो इसका बी आंसर राइट आ जाएगा। पीसीआर तो इसका करेंगे नहीं। हालांकि देखो इसका क्वेश्चन और एच एंटीजन कब आता है, इसमें क्वेश्चन अलग बनते हैं, ये भी समझ लो। मैंने लेक्चर लिया है इसका, साल्मोनेला का लेक्चर है, उसमें आप देख सकते हो, मैंने उसमें क्लियरली बताया गया है कि जो ओ है वो सोमेटिक एंटीजन होता है। जैसे हम विडाल टेस्ट लगाते हैं तो उसमें ओ और एच पॉजिटिव आते हैं, तो एच किसके लिए होता है, एक हमारा एच होता है वो फ्लेजिलर एंटीजन के लिए। जैसे हम लोग अगर एच पॉजिटिव आता है तो उसमें हम लोग बोलेंगे कि जो साल्मोनेला है वो फ्लैजिलेट है, ठीक है, और ओ आता है तो सोमेटिक, तो उसके लिए होता है। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, आए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप लोग तैयारी करके रखें, ठीक है। एच एंटीजन और ओ एंटीजन, तो ओ एंटीजन सोमेटिक है और एच एंटीजन क्या है, फ्लैजिलेट, ठीक है, बैक्टीरिया के लिए लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वाई आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एलाइजा, ठीक है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन उसको टफ हम इजी कैसे बनाएंगे, पहले तो हम लोग इसको इजी बनाते हैं, ठीक है। तो इजी कैसे बनाया जाता है कि एलाइजा सेटअप के दौरान सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। क्या पूछा गया इसमें कि जब हम एलाइजा सेटअप लगाते हैं, ठीक है, एलाइजा का जो टेस्ट परफॉर्मिंग करते हैं, तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव कंट्रोल करना, ठीक है, क्यों आवश्यकता पड़ता है। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल आर इक्विवेलेंट, कि सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण समान है, इसके लिए लगाते हैं। कि एलाइजा कैन बी मिस्टेक इफ़ द कंट्रोल आर इफेक्टिव देन रिजल्ट आर अनबिलीव, ठीक है, कि एलाइजा गलतियाँ कर सकती है यदि नियंत्रण अप्रभावी और परिणाम अविश्वसनीय है। तो कि अ वेल कंडक्टेड एलाइजा टेस्ट टिपिकल डज नॉट रिक्वायर कंट्रोल, ठीक है, एक सुव्यवस्थित एलाइजा परीक्षण में आमतौर पर नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। तो टू रूल आउट ऑल रिजल्ट नेगेटिव पॉजिटिव कंट्रोल आर रिक्वायर्ड, तो सभी परिमाणों को बाहर करने के लिए नकारात्मक और सकारात्मक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या ना का अला है बी। अब इसका आंसर बी क्यों आया है, ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करते हैं बी क्यों आया है। क्योंकि भाई हम एलाइजा लगा दे तो उसको कंफर्म नहीं है कि वो हमेशा सही होता है, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम से या स्पेसिमेन का ऊपर नीचे हो जाने से तो उसका रिजल्ट ऊपर नीचे आ सकता है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो कन्फर्मेटरी टेस्ट है, उसमें भी कई सारे एरर्स हैं। एलाइजा लगाते ना तो मिस्टेक हो सकती है ना भाई साहब, कि कुछ हम लोग कुछ या तो प्लेटें गलत सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, या ज़्यादा कम सैंपल है, या सही टाइमिंग के साथ में,
या प्रॉपर प्रोसीजर नहीं होने के कारण तो ये कुछ मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो एलाइजा में कैन बी मिस्टेक इफ़ द कंट्रोल, इसीलिए एलाइजा में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एलाइजा गलती कर सकते हैं यदि हम लोग अप्रभावी और परिणाम अविश्वसनीय तो, ठीक है। तो ये यही कारण है कि एलाइजा में गलतियाँ हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से हमें को क्वेश्चनों को समझना है। इसमें देखते हैं विच अमोंग द फॉलोइंग कॉज सिफिलिस, ठीक है, निम्न में से कौन सा उपदंश का कारण बनता है, ठीक है। तो ये तो सभी लोग जानते ही हैं, पेलिडम, ठीक है, ट्रेपोनेमा पेलिडम पैरासाइट होता है जिसके कारण सिफिलिस होता है, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न वाली बात ही नहीं है। बाकी और चीज़ें इसमें आ सकता है, सिफिलिस के ऊपर से बहुत सारी क्वेश्चंस आते हैं तो उसको भी अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। ये सिफिलिस का क्या कॉज करता है, ये हमारी बॉडी में हाइपोक्सिया कॉज करता है, तो ये सभी क्वेश्चन बनते हैं। क्यों करता है, क्योंकि सिफिलिस मैंने पिछले पार्ट 2 में इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो थोड़ा देख ले, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ दीज आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्जाइटल सिफिलिस, ठीक है, कॉन्जाइटल सिफिलिस का, ठीक है, जो नीचे दिए गए इसमें क्या, इसमें से कौन सी जन्मजात उपदंश की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो गोन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल कैराटिक्स, या मलबेरी मोलर्स, या सहतूत के मोलर्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आने वाला है वो ए है, वो ये नहीं है, बाकी सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो गोन कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, इज़ नॉट कैरेक्टर्स ऑफ कॉन्जाइटल सिफिलिस। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ल्यूटिक ग्लोटाइटिक एंड इंट्रारोलर मेस्टिफिकेशन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ल्यूटिक ग्लोस्टिक का कारण बनता है जो एक इंट्रा ओरल अभिव्यक्ति है, ठीक है। इंट्रा ओरल की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो ये क्या करता है, ये टीबी कोज करता है, ठीक है। एक्टिनोमाइसिन्स और ट्रेपोनेमा पेलिडम, ठीक है, और स्ट्रेप्टोकोकस, तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ट्रेपोनेमा पेलिडम, ये क्या है हमारा इंट्रा ओरल मेस्टिफिकेशन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है डीएनए इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स या जटिल क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, जिसको समझ में नहीं, लेकिन हम इसको भी सिंप्लीफाई करके बताएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से हम लोग इसको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो डीएनए इज़ लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स विच द फॉलोइंग एडिशनल शेल स्ट्रक्चर टिपिकली आल्सो हैज़ डीएनए इन द इट। हिंदी में हम लोग इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं कि डीएनए कोशिका केंद्र में स्थित होता है, ठीक है, सभी को पता है कि कोशिका के केंद्रक में डीएनए होता है, लेकिन इसमें देखो सिंप्लीफाई करके हम बताते हैं कि लेकिन ऐसा और कौन सा अंग है जिसमें भी डीएनए होता है, ठीक है। कोशिका के अंदर तो डीएनए होता है, लेकिन कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग है, तो और वो केंद्रक को छोड़कर और कौन सा अंग है जिसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं प्रोक्सिमल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस, ठीक है, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें क्या आता है हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल्स होता है जिसके खुद का एक इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। माइटो मतलब कहने का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है हमारा एक पावर हाउस है, ठीक है, एनर्जी ऊर्जा का पावर हाउस। अब पहले इस तरीके के क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब थोड़ा उसको घुमा दिया है, तो हम ये ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो कोशिका के अंदर डीएनए तो होता है, लेकिन उसके अलावा भी जो कोशिका के जो अंग है वो कौन से अंग में डीएनए प्रेजेंट होगा, तो वो उसका जो आंसर आएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर अलाउ फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड्स कौन उत्पन्न करता है, ठीक है।
तो ये भी देखो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना स्टेरॉइड्स के उत्पादन की अनुमति देती है? तो प्रोक्सिमल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, स्टेरॉइड को स्टोरेज का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। तो एक ये जो इसमें इंडोप्लाज्मिक भी दो प्रकार की होती है, एक रफ होती है और एक स्मूथ होती है, ठीक है। तो स्मूथ है, ठीक है, जो स्मूथ है वो क्या करती है, स्टेरॉइड उत्पादन करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, और जो नेक्स्ट 2023 का भी जो पेपर है उसको भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, और उससे रिलेटेड जो अभी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो उस हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहे चैनल के साथ में, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और बेल आइकन दबा ले ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। कि हम ऐसे क्वेश्चन, देखो हमारे पढ़ाने का तरीका ये है, एक उद्देश्य है कि वो वाले क्वेश्चन तो नहीं आएंगे लेकिन उससे जो क्वेश्चन बनेंगे, भाई इससे संबंधित तो क्वेश्चन आएंगे, तो वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसमें एडिशनल क्वेश्चन दें ताकि वो आपको जो होने वाली एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ठीक है। और लाइक और कमेंट कर दे तो और अच्छी बात है, ठीक है। सपोर्ट हमें भी लगेगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।